हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सीटेट के लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन सीटेट में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आज आपने इसको पढ़ लिया तो समझिए कि आपका अच्छे से अच्छे 10 से 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं सभी का सिद्धांत आ जाता है और सभी के बारे में पता चल जाता है कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना शानदार टॉपिक अधिगम के सिद्धांत। अधिगम अर्थात सीखने को किन किन लोगों ने दिया है, उनका क्या प्रयोजन था, आज हम उनके बारे में जानेंगे। यदि आप अधिगम के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को अधिगम नाम से जो है उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि अधिगम क्या होता है, अधिगम के प्रकार क्या हैं। ये सब मैंने उसमें डिटेल रूप से बताया हुआ है। चलिए तब शुरू करते हैं हम अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत बेसिकली हम दो रूपों में अध्ययन करते हैं, दो प्रकार से डिवाइड करके। एक होता है व्यवहारवादी और एक होता है संज्ञानवादी, जिसे गेस्टाल्टवादी के भी नाम से जानते हैं जिसे गेस्टाल्टवादी के नाम से भी जानते हैं। व्यवहारवादी में जैसे पावलोव आ गए, बी.एफ. स्किनर आ गए, थार्नडाइक आ गए, सी.एल. हल आ गए, गुथरी आ गए, वाटसन आ गए। और संज्ञानवादी में मैक्स वर्थिमर, कोहलर, कुर्तलेविन, कुप्का और बंडूरा आ गए। चलिए तब हम अब जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत अपने दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसका और भी नाम है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग के भी नाम से जानते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है? ई.पी. पावलोव है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? बुरी आदतों का त्याग देना, छोटे बच्चों को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान करवाना और अच्छी आदतों का निर्माण करवाना। ये इस सिद्धांत से हमको शिक्षा मिलती है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर ये पड़ता है। इन्होंने कैसे दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग, हम समझेंगे इसके बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको कृपया ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। मेरी एक एक बातों का अनुसरण करिएगा ध्यान से सुनकर के कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। सबसे पहले क्या करेंगे, पावलोव जी ने एक कुत्ते को लिया है और उसकी लार ग्रंथि को काट कर एक जार से जोड़ दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, पावलोव ने क्या किया, एक स्वाभाविक उद्दीपक रखा अर्थात भोजन को रखा। ये एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। तो जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन को रखा गया तो पहली कंडीशन में ये हुआ कि उसका तुरंत लार निकलना शुरू हो गया और उसको एक जार में इकट्ठा होता चला गया। फिर और उसके बाद लार क्या है, स्वाभाविक उसकी जो अनुक्रिया हुई वो लार को कहते हैं कि लार निकलना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। और वैसे भी नॉर्मली जब हम भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में लार टपक आने लगता है, उसी तरीके से भोजन को देख करके कुत्ते को लार टपकना शुरू हुआ, जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया है। और भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक या प्राकृतिक उद्दीपक है। फिर आगे सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के गले में एक घंटी बांध दी, जो कि कृत्रिम उद्दीपक है और जिसको बोलते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक। उसका भोजन उसके साथ स्वाभाविक उद्दीपक है और घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि वो कृत्रिम उद्दीपक है। तो उसे बजाकर उन्होंने भोजन दिया, घंटी को बजा करके भोजन दिया, तो फिर लार टपकना फिर शुरू हो गया। तब उन्होंने उसको एक अलग जार में इकट्ठा किया। और लार कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, जिसे यूसीआर बोलते हैं। स्वाभाविक क्रिया को यूसीआर बोलते हैं, अस्वाभाविक क्रिया को यूसीएस बोलते हैं और स्वाभाविक क्रिया को यूएस बोलते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक को यूएस बोलते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर उन्होंने क्या किया कि घंटी को बार बार बजाते रहे और खाना देते रहे, घंटी को बार बार बजाते रहे और खाना देते रहे, यही क्रिया बार बार दोहराते रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि तीसरी बार
घंटी बजा करके और खाना नहीं दिया, अर्थात भोजन को नहीं दिया गया। अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा होता है? घंटी होता है। क्या होता है? घंटी होता है, यूएस जिसे बोलते हैं। और लार क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। अर्थात ये हुआ कि केवल घंटी बजाकर ही कुत्ते में लार टपकना शुरू हो गया। अर्थात इसे ही, जो इसका सामंजस्य जुड़ता है, इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। कुत्ता समझ गया कि घंटी बजी है तो इसका मतलब कि भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन नहीं मिला, इसीलिए लेकिन फिर भी लार टपका। इसे ही बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ा है। इससे प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। छोटे बच्चे को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान करवाना चाहिए, जैसे उन्होंने भोजन को दिखा करके लार टपकाया, उसी तरह से बच्चों को वस्तुएं दिखा करके उनको सिखवाना चाहिए, उनका ज्ञान करवाना चाहिए और उनके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करवाना चाहिए। आगे हम दूसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत देखते हैं, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसे ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने दिया था? इसको थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसका नाम, जो अन्य नाम हमने लिखा है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नाम इसको और किस नाम से जानते हैं? आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स अर्थात एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग किस पर किया गया है? भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया है। इसमें क्या हुआ है कि थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को लिया है और उसके सामने एक मांस का टुकड़ा रख दिया है, और सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बताया कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसी विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है, और इस संबंध को लर्निंग कहते हैं, और इसे ही संबंधवाद नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने मांस का टुकड़ा रख दिया। तो बिल्ली ने मांस को टुकड़ा देख करके उसके अंदर लालच आई, भूखी तो वो थी, तो उसके अंदर लालसा हुई उसको खाने की, लेकिन वो पिंजरे में बंद थी। तो उसने क्या किया कि प्रयास करने लगी कि किसी तरीके से गेट खुल जाए या कुछ हो जाए कि मैं उस मांस का टुकड़े को खा लूँ। तो उसने प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया, और गलती से ये जो चटकनी है, यहाँ पे दिख रहा है चटकनी, इस पर पैर उसका पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और वो मांस का टुकड़ा खा लेती है। इसी को बार बार थॉर्नडाइक ने इस चीज़ को दोहराया और बार बार मांस का टुकड़ा सामने रखा। तो क्या हुआ कि बार बार करने से उसका अभ्यास होता गया, अभ्यास होता गया, तो जितना पहली बार समय लग गया उससे और कम समय लगता गया, कम समय लगता गया, और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली बस समझ गई, उसके अंदर संज्ञान आ गया कि हाँ, ये लीवर दबाने से या चटकनी ये दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है और मुझे मांस का टुकड़ा मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रयास से इंसान सीखता है, अभ्यास के द्वारा सीखता है। इसे ही थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत का नाम दिया। आगे देखते हैं इसका प्रभाव क्या हमारे ऊपर पड़ता है कि अभ्यास द्वारा सीखने पर जोर दिया गया है कि इंसान जितना ही अभ्यास करेगा, अपने आप को इंसान उस क्रिया में जितना ही उस काम को करेगा, अभ्यास जिसका जितना करेगा उसको उतना ही लर्निंग होगी। इसीलिए थॉर्नडाइक ने बताया कि अभ्यास द्वारा हम अच्छे से सीख सकते हैं। और यह सिद्धांत यह भी बताता है कि बच्चों में धैर्य, परिश्रम व गुणों का विकास होता है, कि बच्चों धैर्य से और परिश्रम से अगर किसी काम को करें तो वो उस चीज़ में ज़रूर ही सीखेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आगे हम थॉर्नडाइक के नियम क्या है देखते हैं। एक है मुख्य नियम,
और एक है गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम हैं। कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम भी 5 इनके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है थार्नडाइक के नियम, तो आप अधिगम के नाम से है, उसमें अधिगम के नियम में हमने अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है कि उसके मुख्य नियम क्या है और गौड़ नियम क्या है। तो आप जाकर पिछली वीडियो मेरा सर्च करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रबलन का सिद्धांत। आगे देखते हैं प्रबलन का सिद्धांत, जिसका अन्य नाम है न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत या हल का प्रबलन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं क्लार्क एल हल, जो कि अमेरिका के हैं, और इसका प्रयोग किस पर किया गया है? चूहे पर इसका भी प्रयोग किया गया है। और इसका प्रभाव व्यक्तिगत शिक्षा पर बल है और पुनरावृत्ति पर जोर देना है। और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर और क्या पड़ सकता है कि आदत, शक्ति व अपग्रेड पर बल इन्हों दिया है। प्रबलन मीन्स उस चीज़ का कितना अभ्यास करते हैं। इस सिद्धांत में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है, रीइंफोर्समेंट बहुत ही आवश्यक है। पुनर्बलन क्या होता है इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, आगे से विस्तार से। क्लार्क हल जो थे, इनका जन्म 1884 में हुआ था और 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली और चूहे पर दोनों पर किया है। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और स्किनर का चूहे पर प्रयोग वाला ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एक इन्होंने किस पर किया है? कबूतर पर भी किया है। इसका अन्य नाम क्या है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग और आरएस थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। स्किनर का यह प्रयोग थार्नडाइक से मिलता जुलता है। थार्नडाइक ने क्या कहा है कि थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसको स्किनर ने पुनर्बलन के सिद्धांत से परिवर्तित कर दिया है। सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें इन्होंने क्या किया है कि चूहे को एक स्किनर बॉक्स अपने नाम से इन्होंने बनाया था, एक पिंजरा जिसका नाम इन्होंने स्किनर बॉक्स दिया था, और इसमें भूखे चूहे को इन्होंने उसमें रख दिया है। तो चूहा जब भूखा था तो जबरदस्ती इधर उधर वो प्रयास करने लगा बाहर निकलने के लिए, उसको कुछ चाहिए, लेकिन प्रयास करता रहा तो गलती से उसका पैर जो है लीवर पे दब गया और एक भोजन का टुकड़ा उसके सामने आ गया, और चूहे ने अपना भूख को शांत किया। फिर उसके बाद उसने जल्दी फिर इधर उधर प्रयास करता रहा कि भोजन का टुकड़ा आखिर मिला कैसे। उसके बाद फिर उसका लीवर पे पैर चला गया, फिर से भोजन का टुकड़ा आ गया। ऐसे ही प्रयास करते करते फिर बाद में चूहा समझ गया कि लीवर पर पैर दबाने से भोजन का टुकड़ा आ जाता है खाने के लिए, और तब वो धीरे धीरे बिल्कुल एकदम बहुत ही कम समय में एक बार में तब दबा देता है और समझ में आ जाता है कि हाँ, लीवर दबाने से भोजन का टुकड़ा आता है। इससे ये प्रयोग हुआ, इससे यह सिद्धांत थार्नडाइक ने निकाला कि यदि किसी अनुक्रिया करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलता है तो वह क्रिया को बार बार दोहराता है। जैसे कि चूहे ने बार बार दोहराया क्योंकि उसको भोजन मिल रहा था। और यदि संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है तो प्राणी क्रिया को दोहराने से बचता है और उसको कम कर देता है करना। लीवर को दबाने से भोजन का टुकड़ा गिरता है। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्रणोदन का कार्य करता है। प्रणोदन का आधार अर्थात कि उसे और प्रेरित करता है कि और फिर से लीवर को दबाएं, कैसे भोजन मिला, और उसको प्रणोदन मतलब कि प्रेरित करता है कि हाँ और भोजन का टुकड़ा आ जाए उसको खाने के लिए। इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है कि व्यवहार को अपेक्षित रूप देना है, धनात्मक व ऋणात्मक प्रबलक द्वारा अनुक्रियाएं करना है,
अनुक्रियाएं करना, अर्थात कि धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव वे में यदि कोई क्रिया हो रही तो उसे करते रहना है, और ऋणात्मक में हो रहा है तो उसको कम करना है। और पुनर्बलक की अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगिता में लाना है। यदि कोई पुनर्बलन का कोई चीज़ कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा हमको अपनी शिक्षण प्रक्रिया में उसका उपयोग करना है, उसको अपनी उपयोगिता में ले आना है, उसको अपने जीवन में उतार लेना है। आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पुनर्बलन क्या होता है? ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कर दी। अर्थात जैसे भोजन दिया जा रहा था भूखी बिल्ली को, तो वो तुरंत उसको ले रही थी, तो वो उसके लिए क्या कर रहा था? भोजन एक उद्दीपक का कार्य कर रहा था, तो उसकी अनुक्रिया में वृद्धि हो रही थी। तो उसे ही कहते हैं रीइंफोर्समेंट, मतलब पुनर्बलन जो उसको बढ़ावा दे कि हाँ मुझे ये काम और करना है और करना है और करना है। फिर पुनर्बलन को हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मेनली 2 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं। मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वह उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल देता है। जैसे भोजन लीवर को दबाने का बल प्रदान करता था, कि उसको भोजन बिल्ली को मिल जाती थी तो वो बार बार उसको बल प्रदान करता था, कि उसको और प्रेरित करता था कि हाँ और उसके बाद आगे भोजन और मिलेगा, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से भोजन मिलेगा। इसी को कहते हैं सकारात्मक, अर्थात पॉजिटिव वे में उसका मनोबल बढ़ता रहे कि हाँ अब इसके बाद फिर भोजन मिलेगा। यही होता है सकारात्मक पुनर्बलन, अर्थात जिससे ये ऐसी अनुक्रिया होती है कि फिर भविष्य में हम उसको और भी बार बार करें। जैसे हम पढ़ते हैं तो यदि हम छोटा मोटा एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो मन करता है कि हाँ हम आगे और भी बड़ा एग्ज़ाम पास करें, तो अनुक्रिया के भविष्य में दोबारा होने की संभावना होती है। अर्थात जब किसी क्रिया के बाद ऐसी वस्तु या शब्द रूपी सूचना मिले जिससे कि उसे दोबारा करने की प्रेरणा मिले, तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन या धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे किसी बालक, छोटा बच्चा है, वो पढ़ता है लिखता है, तो यदि वो अच्छा कार्य करता है तो उसे शाबाशी दे दिए, उसे टॉफ़ी दे दिए, तो वो क्या कर रहा है? शाबाशी या टॉफ़ी उसको पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। उसकी प्रशंसा कर दिए, उसको पुरस्कार कोई और दे दिए, तो ये क्या कर रहा है? उसको सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है, कि जिससे वो और आगे बढ़ेगा और वो और अच्छे से पढ़ेगा। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि भिन्न प्रकार से अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि की जाती है। जैसे चूहे को मान लीजिए कि विद्युत आघात दिया जाए तो उससे वो अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। जैसे चूहे को मान लीजिए विद्युत आघात दिया जाए तो उससे अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है, लेकिन ये नकारात्मक पुनर्बलन है, इससे उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, लेकिन ये क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। अर्थात जब किसी क्रिया के बाद ऐसी वस्तु या शब्द रूपी सूचना मिले जिससे दोबारा उस कार्य को करने की हिम्मत नहीं होगी, तो उसको करंट लगेगा। ये जो विद्युतीय जाल है, मान लीजिए इसमें करंट प्रभावित हो रहा है, तो उसकी अनुक्रिया तो बढ़ेगी। जैसे यदि बालक कोई गलत कार्य करता है तो उसे दंड देकर उस कार्य को दोबारा करने से रोका जाता है। दंड देना नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, बल्कि दंड से बचना नकारात्मक पुनर्बलन है। तो अतः हम कह सकते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन का आशय ऐसे पुनर्बलन से है जो किसी भी अनुचित क्रिया को भविष्य में दोबारा न दोहराने के लिए प्रेरित करती है, कि ये भविष्य में ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे दंड दिया जाता है। लेकिन दंड देना क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, और बल्कि दंड से बचना नकारात्मक पुनर्बलन है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।